यहाँ पे देखेंगे जो दृष्टि है इसका टेस्ट नंबर 1 मैं डिस्कस कर रहा था। तो टेस्ट 1 में मैं ऑलरेडी आपको 37 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुका था, ठीक है। तो 38 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा यहाँ पर, और मैक्सिमम जितना हो पाएगा उतना यहाँ पर कवर कर लेंगे क्वेश्चन, राइट। तो स्टार्ट करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन से, देखते हैं क्या यहाँ पर क्वेश्चन आपके रहेंगे। यहाँ पे 38 क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला बोल रहा है लौह अयस्क को गलाने के लिए मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, पहला। दूसरा स्टेटमेंट है मैग्नीज मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं उससे संबंधित होता है। तीसरा है राजस्थान में जो मैग्नीज है उसका प्रमुख उत्पादक राज्य है। चौथा है इसका उपयोग ब्लीचिंग जो पाउडर है कीटनाशक के रूप में, ठीक है, रंग रोधन और बैटरी के निर्माण में यहाँ पर किया जाता है। तो इसे बताना है कौन सा कथन यहाँ पर इसमें से सही होगा, राइट। तो देखो जो आपका स्टेटमेंट यहाँ पर रहेंगे, पहला जो स्टेटमेंट बोल रहा है जो लौह अयस्क को गलाने में मैग्नीज का महत्वपूर्ण जो आपका उपयोग है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट बोल रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बोल रहा है मैग्नीज मुख्यतः धारवाड़ की क्रम चट्टानें हैं उससे संबंधित होता है। जो धारवाड़ की जो चट्टानें हैं, यद्यपि जो मैग्नीज का भंडार आप देखेंगे इसमें, तो यहाँ पर क्या भूवैज्ञानिक जो संरचना है उस संरचना उसमें पाया जा सकता है, जैसे कि धारवाड़ की जो चट्टान है उसमें सबसे अधिक यहाँ पर पाया जाता है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। राजस्थान जो मैग्नीज है उसका प्रमुख उत्पादक राज्य है, राइट। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। कौन सा इसका उत्पादक राज्य होगा, उड़ीसा होगा, राजस्थान आपका यहाँ पर नहीं होगा। तो 3 जहाँ पर होगा मैं वहाँ पे इसको काट दूंगा, 3 काट दूंगा यहाँ पे, और ये भी 3 है, ये भी। तो आपका 3 कट जाएगा, तो यहाँ से 1 2 4 सीधा से आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। चौथा क्या है, इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर कीटनाशक रोग रंगन, ठीक है, रंग रोगन और बैटरी के निर्माण में भी किया जाता है। तो ये भी बात एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 और आपका 4, ठीक है, 1 2 4 बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 38 39 नंबर क्वेश्चन को। 39 क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों पर विचार करना है। एस्टोनिया, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस, मैसेडोनिया, लिथुआनिया, इनमें से कितने देश यूक्रेन के साथ स्थल सीमा साझा करते हैं। स्थल सीमा पूछा है, ठीक है, ना कि जल को मिला के स्थल पूछा है। तो आपको स्थल याद रखना है कि स्थल सीमा में से कौन साझा कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 में कौन है, तो मैं देख लेते हैं कौन कौन से इसमें से। देखो यूक्रेन की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं उसमें कितनी आपकी जो 45 मील, मतलब 4345 मील है, लगभग कितना 6992 किलोमीटर मान लेंगे, ठीक है, इतनी लंबी है। निम्नलिखित में 7 देश, इसमें क्या क्या है, 7 देश है इसमें से कौन कौन से, आपका देखो मालडोवा है, ठीक है। पहला तो आपको याद रखना जरूरी नहीं कि ये 6 देश को ही पूछे। मालडोवा है, दूसरा आपका पोलैंड है, तीसरा हंगरी है, रूस है, स्लोवाकिया, बेलारूस, रोमानिया, ठीक है। तो इस टाइप से इसके स्थल से साझा करने वाले ये देश हैं इसके, राइट। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे केवल 3 आएगा, राइट। क्या, केवल 3। कौन कौन से आपका देखो इसमें जो मैंने बताया उसमें से कौन कौन सा मैच कर रहा है। लिथुआनिया मैच कर रहा है इसमें, लिथुआनिया इसमें लेकिन नहीं है, ठीक है। पोलैंड है, पोलैंड इसमें मैच कर रहा है, राइट। और हंगरी इसमें नहीं है, हंगरी तो नहीं, हटा देंगे। और उसके बाद आपका मैसेडोनिया है, तो मैसेडोनिया भी इसमें नहीं है। स्लोवाकिया इसमें है, ठीक है, स्लोवाकिया है। और आपका रोमानिया भी इसमें नहीं है। तो देखो 2 1 2 3, ठीक है, 2 3। और आपका कौन सा मैच कर रहा है मैं बता देता हूँ, बाकी मैंने आपको पहले बता भी दिया है इसमें क्या क्या है। मालडोवा भी इसमें नहीं दिया हुआ है, मैसेडोनिया है, बेलारूस ही हो जाएगा, ठीक है। पोलैंड, बेलारूस, आपका स्लोवाकिया, ये 3 आपके यहाँ पर मैच कर रहे हैं। बाकी जो मैंने आपको 7 बताया वो आपको यहाँ पर लिख लेना, याद करना है। अगला देखते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। भारत में, पहला स्टेटमेंट है भारत में कुल अधिष्ठापित विद्युत लगभग 5% जल विद्युत से प्राप्त होती है, राइट। दूसरा है अधिष्ठापन क्षमता के संदर्भ में भारत की दोहन योग्य जल विद्युत जो क्षमता है लगभग कितनी है, 1,48,700 मेगावाट अनुमानित है, ठीक है, अनुमानित है, लगभग बताया है, ठीक है। तीसरा है भारत में जल विद्युत जो उत्पादन है 19वीं सदी के अंत में दार्जिलिंग को विद्युत आपूर्ति हेतु 1897 में एक जल विद्युत संयंत्र की स्थापना के साथ यहाँ पर शुरू हुआ था। तो इनमें से पूछ रहा है कितने यहाँ पे स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे, ठीक है, कौन कौन से स्टेटमेंट आपके यहाँ पर करेक्ट होंगे पूछ रहा है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखो इसमें बोल रहा है पहला स्टेटमेंट, यहाँ पे बोला है कुल अधिष्ठापन का कुछ 5% भाग, 5% भाग नहीं है, ये कितना है 11% भाग होगा। तो पहला गलत हो जाएगा यहाँ से। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट इसकी क्षमता बोला है 1,48,700 मेगावाट, ये एकदम करेक्ट है, तो दूसरा करेक्ट है, ठीक है। और जल विद्युत में, भारत में जल विद्युत जो उत्पादन 19वीं सदी के अंत में दार्जिलिंग के विद्युत, ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट क्या है करेक्ट होगा, क्योंकि भारत जो जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन है उसमें 19वीं सदी के अंत में दार्जिलिंग को विद्युत आपूर्ति हेतु 1897 में एक जल विद्युत संयंत्र की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ था। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। तो 2 और 3 हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट करेंगे, तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, बी, ठीक है। कोई भी यहाँ पे करेक्ट होंगे, आपको सिर्फ 2 बताने कौन से 2 करेक्ट हैं। अगला देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन है लौह अयस्क के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है, कथन विचार करना। पहला है कर्नाटक देश में लौह अयस्क का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
दूसरा है झारखंड में लौह अयस्क के 25% भंडार मौजूद हैं और यह देश में कुल लौह अयस्क उत्पादन का लगभग 11.1% है। तीसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट है भारत विश्व में लौह अयस्क का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से कितने स्टेटमेंट सही होंगे आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला जो यहाँ पर स्टेटमेंट बोला है आपका, पहला स्टेटमेंट बोला है इसमें कर्नाटक देश में लौह अयस्क का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। कर्नाटक देश में लौह अयस्क का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है राज्य, जो कि देश के कुल लौह अयस्क का उत्पादन का लगभग 13.72, ठीक है, 13.72 हिस्सा समाहित करता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। जबकि बाबा बदून की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, कर्नाटक के आपके चिकमंगलूर जिले में स्थित है, राइट। और कुंद्रेमुख निक्षेप ये आपके लौह अयस्क, ये आपके क्या है, कर्नाटक यहाँ पे चिकमंगलूर जिले में स्थित हैं, राइट। उसके बाद क्या है, झारखंड, झारखंड के कुल लोक उत्पादन में 25% भाग है। कितना है, 25% यहाँ पर भाग मौजूद है। ये देश में कुल लौह अयस्क उत्पादन का लगभग 11.1% उत्पादन करता है, राइट। तो ये भी बात आपको क्या है, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद भारत विश्व में लौह अयस्क का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक नहीं होगा, पांचवां सबसे बड़ा निर्यातक होगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा आपका, ये और ये आपके पहला और दूसरा करेक्ट है, तो दो स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे आपके। अगला देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है, कर्नाटक, केरल, असम, ओडिशा। इसमें बोला है कितने राज्यों को आमतौर पर एरेका नट उत्पादक के रूप में यहाँ पर इसे जाना जाता है, ठीक है। तो हमारा 42 का जो आंसर होगा, 42 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केवल 3 राज्य, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल 3 राज्य कौन कौन से आपके हैं, इसमें से आपके हो जाएंगे कर्नाटक हो जाएगा 40%, ठीक है। कर्नाटक कितना, 40%, और 25% केरला, ठीक है, केरल 25%। उसके बाद आएगा असम, असम आपका आएगा 20%, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका तमिलनाडु, मेघालय आएगा, जो यहाँ पर नहीं दिए हैं। तो 3 यहाँ से आपके करेक्ट हो जाएंगे, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला क्या है 43 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, जलाशय दिए हैं और राज्य दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जलाशय और राज्य दिए हैं, इसको देख लेते हैं। राणा प्रताप सागर, पंचेत, तिलैया, रामागुंडम, ठीक है। तो इनमें से कौन सा मैच करता है, इसको देखते हैं। देखो यहाँ पर आपका राणा प्रताप सागर है, ये आपका कहाँ पर होगा, राजस्थान में होगा, ये आपका बिहार नहीं होगा। जो पंचेत दिया है, पंचेत आपका हो जाएगा झारखंड, पंचेत आपका मध्य प्रदेश दिया है, यहाँ भी ये भी गलत है। जो आपका तिलैया है, तिलैया बंद कहाँ पर है, झारखंड, तिलैया आंध्र प्रदेश दिया, ये भी गलत हो जाएगा। रामागुंडम कहाँ है, ये आपका तेलंगाना में, सिर्फ एक मैच कर रहा है। क्या है, सिर्फ एक मैच कर रहा है, तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिर्फ एक मैच कर रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इतिहास में यहाँ पर विचार करना है, देखते हैं क्या है। देखो इरामावतरम, ठीक है, इमावरतरम, ये आपका मैच करना है। ये लिखा है, इसका लेखक कंबन है, राइट। ये एकदम सही सुमेलित है, क्योंकि जो इरामावतारम है, ये रामावतारम रामायण का सबसे प्रसिद्ध तमिल संस्करण है, जो कंबन द्वारा लिखित 12वीं शताब्दी में, ठीक है। कब, 12वीं शताब्दी में यहाँ पर साहित्यकृति से मिलता था, ठीक है। तो पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। रामचंद्र चरित्र पुराण, जो आपका रामचंद्र चरित्र पुराण भगवान राम की कथा का जैन जो संस्करण है, वो है जो कन्नड़ में लिखा है, नागचंद्र या अभिनव द्वारा यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ तुलसीदास के द्वारा यहाँ पर नहीं लिखा गया, तो यह गलत हो जाएगा। अगला क्या है, पंचरात्र, जो पंचरात्र महाकाव्य महाभारत पर आधारित भास द्वारा रचित संस्कृत नाटक है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, सही है, क्योंकि भास द्वारा रचित है। लीलावती, लीलावती जो प्रबंधम है, ठीक है, ये आपका है नेमिनाथ नेमीचंद, ठीक है, नेमिनाथ नेमीचंद, इनके द्वारा यहाँ पर लिखा है। तो ये भी हमारा सुमेलित से सही होगा। तो 1 3 4 3 यहाँ पर आपके सुमेलित हो रहे हैं, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 देखते हैं। 45 क्वेश्चन है, महिला स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं यहाँ पर जिनके लिए जाना था वो दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैच करना है, जो मुख्य विचार करना है कौन कौन से यहाँ पर मैच करना है, ठीक है। देखते हैं इसको। देखो पहले यहाँ पर दे रहा है मतंगिनी हजारा, ठीक है। जो मतंगिनी हजारा हैं, ये तमलुक पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ करने के लिए 6000 सदी स्वतंत्र सेनानियों का नेतृत्व किया था। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, पहला बात सही है। दूसरी बात बोल रहा है एवी कुट्टी मालू, ठीक है, एवी कुट्टी मालू मतंगिनी हजारे, ठीक है। एवी कुट्टू मालू जो आएगा, इनका आएगा ये थोड़ा सा, इसको सेकंड स्टेटमेंट अभी देख लेते हैं, पहले थर्ड स्टेटमेंट को देख लेते हैं। अरुणा आसफ अली, ठीक है, अरुणा आसफ अली को देख लेते हैं पहले, उसके बाद ये वाला देख लेंगे स्टेटमेंट। देखो जो अरुणा आसफ अली है, इसमें क्या है, ये कनकलता बरुआ, ठीक है, कनकलता बरुआ। तो यहाँ से ये मैच कर रहा है इनका, गोपालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराया था। अरुणा आसफ अली का ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर आप वो जीएस को देखेंगे मॉडर्न में, तो अरुणा, इन्होंने क्या है,
ग्वालियर टैंक पर क्या है, झंडा फहराता है। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है और पहला स्टेटमेंट आपका ये करेक्ट हो गया। ठीक है, बचा कौन सा आपका, एवी कुट्टी मालूवाला, ये बचा आपका, राइट। ये आपका हो जाएगा, केरल में भारत छोड़ो आंदोलन के सबसे प्रमुख नेतृत्वों में से एक थी ये, राइट। तो ये इनमें से एक थी। और जब सरकार ने स्थानीय महिलाओं के साथ ब्रिटिश सैनिकों के दुर्व्यवहार किया तो उसमें लेख प्रशासित करने के लिए मातृभूमि पत्रिका पर प्रतिबंध लगा दिया उन्होंने। ठीक है, जो मातृभूमि पत्रिका थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया, राइट। और अम्मा महिलाओं के लिए एक जुलूस का नेतृत्व किया और सरकार के प्रतिबंध हटाने की यहाँ पर मांग की। तो यहाँ पर ये दूसरा इसके मैच नहीं कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला और यहाँ पर तीसरा आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, दो यहाँ से करेक्ट होंगे। 46 देखते हैं, भारतीय इतिहास में एक संदर्भ में अब्दुल रज्जाक समरकंदी, फ्रांसवा बर्नियर पीटर मुंडी थे, कौन थे, किसके दरबारकारी थे, ये कौन थे, आपको ये बताना है इसमें। ठीक है, राइट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भारत आए ये यात्री थे, राइट। तो 1400 से 1800 के मध्य शताब्दी में भारत आने वाले जो आपके यात्री थे उसने फारसी में कई यात्रा के यहाँ पर वृतांत लिखे थे, राइट। तो आपको ये याद रखना है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर देखते हैं। 47 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फेयंस शब्द की व्याख्या करता है, फेयंस शब्द की व्याख्या में से कौन सा करता है। तो करेक्ट आंसर आपका सीधा सा स्टैटिक क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा वह सामग्री जो कृत्रिम रूप से उत्पादित की जाती थी, जिसका उपयोग मोती, चूड़ी, झुमके आदि के बर्तन के निर्माण के लिए किया जाता है, उसे क्या फेयंस शब्द से यहाँ पर उपयोग करते थे इसको, मतलब प्रयोग करते थे इसको, राइट। फेयंस का उपयोग मोती, चूड़ी, झुमके ये सब के बर्तन के निर्माण में किया जाता था। ठीक है, ये फिर वस्तुओं की चिकनी परत उसमें चढ़ाई जाती थी इनको। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। 48 नंबर क्वेश्चन, वेदों में शाश्वत सत्य समाहित है, इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए वैदिक यज्ञों की जो दृढ़ता है उसकी अनुशंसा की जाती है, राइट। उपरोक्त कथन प्राचीन भारत में भारतीय दर्शन की निम्नलिखित में से किस प्रणाली की मूल मान्यता को दर्शा रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा 48 का हो जाएगा डी, मीमांसा को दर्शा रहा है। ठीक है, जो आपके सांख्य दर्शन है, शाब्दिक अर्थ होता है गणना। ठीक है, क्या होता है शाब्दिक अर्थ, गणना। ये दर्शाता है कि संसार के निर्माण के लिए जो दैवी शक्ति है उनकी उपस्थिति, ठीक है, उनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, राइट। संसार की जो रचना है उसके विकास का श्रेय जो प्रकृति है और पुरुष उनको यहाँ पर जाता है, राइट। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखेंगे मध्यकालीन शहर मांडू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, ये पहला बोल रहा है ये गौरी वंश की राजधानी थी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो क्या है, होशंग द्वारा स्थापित गौरी वंश की राजवंश की राजधानी थी 1401 से 1561 में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इसकी स्थापना सुल्तान बाज बहादुर ने की थी। ठीक है, क्या है, सुल्तान बाज बहादुर ने की थी, तो गलत है, इसकी होशंग द्वारा स्थापित था, बाज बहादुर ने नहीं की थी। मांडू की पठान वास्तुकला दिल्ली की संरचनाओं में की तरह है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट होगा, ये भी स्टेटमेंट क्या है करेक्ट होगा कि मांडू की जो पठान वास्तुकला है जो कि दिल्ली की शाही वास्तुकला शैली है उसे काफ़ी हद तक क्या मैच करती है। तो सी करेक्ट है, मतलब सी का 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट है। 1 और 3 में कौन सा आ रहा है, 2 स्टेटमेंट आपके यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, पहला आ रहा है और तीसरा आ रहा है, दूसरा गलत है, तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आ जाएंगे, तो बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगला क्या, 50 नंबर क्वेश्चन, भारत की गुफा परंपराओं के संदर्भ में महाजनक जातक, उमग जातक, ठीक है, मारा विजया निम्नलिखित में से किस गुफा के समूह में देखे जा सकते हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे। तो किस गुफा में देखे जा सकते हैं, ये देखे जा सकते हैं आपके जो अजंता की गुफाएं हैं वहाँ पे देखे जा सकते हैं। महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद है स्थित इन गुफा में 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 11वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक के 3 धर्मों के जो संबद्ध हैं स्थल मौजूद हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म, ब्राह्मण और जैन संप्रदाय से संबंधित 32 गुफाएं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अगला देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन है 16 अगस्त कथन 1 दिया है और कथन 2 दिया है। ठीक है, तो आपको बताना है कथन ए और आर दोनों कौन व्याख्या करता है, कौन इसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया गया। कथन 2 है लियाकत अली खान द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र बनाने की घोषणा की गई थी। तो इनमें से कौन सा कथन मैच कर रहा है, कौन सा इसकी व्याख्या करता है, कौन नहीं करता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखो इसमें देख लेते हैं। पहली बात जो बोला है कथन 1, ये बोल रहा है 16 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया कि ये स्टेटमेंट आपका क्या है करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है लियाकत अली खान द्वारा मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र बनाने की, ये गलत है, स्टेटमेंट ही गलत बोल रहा है। ये क्या है, जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो स्टेटमेंट ही यहाँ पर क्या गलत है। जो मोहम्मद अली जिन्ना है उन्होंने लीग की पाकिस्तान की मांग दबाव डालने के लिए यहाँ पर 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के लिए यहाँ पर किया था, ना कि आपका जो ये लियाकत अली थे इन्होंने। ठीक है, तो 2 यहाँ से गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है, दूसरा गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर क्या सी आएगा, पहला सही है दूसरा गलत है, यहाँ पर सी स्टेटमेंट करेक्ट होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारतीय इतिहास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या है विचार करना है। पहला यहाँ पर है अंग्रेजों
फ्रांसीसी और डचों के जो मसूलीपट्टनम थे उन्होंने अपने कारखाने स्थापित किए। दूसरा है अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की। रुडोल्फ एवाक्विया और एंथोनी मांसेरात जहांगीर के दरबार में आए थे। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा ये पूछ रहा है, राइट। तो इसमें देखते हैं हमारा जो 52 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें से देख लेते हैं क्या होगा। जो इसमें पहला बोला अंग्रेजी फ्रांसीसी डचों को मसूलीपट्टनम में कारखाने स्थापित किए, राइट। तो पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है यहाँ से अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की, ठीक है। तो ये क्या है, दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क हैं इनको पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने परमिट प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक है, शुरुआत भी की थी, जिसने वर्ष 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। इस पर ये दूसरा ये गलत हो जाएगा इनका। रुडोल्फ एवाक्विया, ठीक है, एक्वाविया और एंथोनी मांसेरात जहांगीर के दरबार में आए थे, राइट। ये तीसरा स्टेटमेंट है ये भी गलत है, क्योंकि 1579, ठीक है, 1579 में अकबर ने जेसुइट शिष्टमंडल को आमंत्रित किया। जेसुइट के संस्थापक रुडोल्फ एक्वाविया और एंथोनी मांसेरात फतेहपुर सीकरी पहुंचे और धार्मिक चर्चाओं में भाग लिया। तो तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर क्या सही नहीं होगा, तीसरा स्टेटमेंट भी गलत होगा यहाँ, ठीक है। तो ओनली एक यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट होगा पहला, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा ए, ठीक है। अगला देखते हैं 53 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्पादन मध्यकालीन भारत में शुरू हुई थी। मध्यकालीन भारत में कौन सी फसल उत्पादन यहाँ पर शुरू हुई थी। करेक्ट आंसर आपकी कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, करेक्ट आंसर आपको हो जाएगी मक्का, आलू, मिर्च, ठीक है। ये इसका 53 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 700 से 1750 ईस्वी के बीच काल का जो वृहद गतिशील रहा है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में अपार धन जो संभावना थी उनको समाहित करता था। यही कारण था कि लोगों के जो अवसर थे, अवसर की तलाश में यहाँ पर आए थे, जिसके परिणामस्वरूप फारसी, पहिया, चरखा, अग्निशास, ये सब जैसी नई तकनीकी यहाँ पर विकसित की थी। और आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी जैसे यहाँ पर क्या नए खाद्यान्न फसलों को भी यहाँ पर आयात यहाँ था, ठीक है। तो ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है आधुनिक मनुष्य के करीब रहे विलुप्त निएंडरथल जीनोम का मानचित्र करने के लिए वे इस स्वंते पाबो ने नोबेल पुरस्कार जीता, ठीक है। दूसरा है उन्होंने निएंडरथल के डीएनए का विश्लेषण अनुकरण किया। तीसरा है डीएनए में अधिकांश आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं, जबकि बहुत छोटा माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में हजारों प्रति यहाँ पे व्याप्त होते हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके सही है, कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे यहाँ पर ये बोल रहा है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर बोल रहा है आपको कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्षेत्र में, तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है, ठीक है। पहला बोला है आधुनिक जो मनुष्य के करीबी रहे विलुप्त निएंडरथल के जीनोम के मानचित्रण करने के लिए स्वंते पाबोक ने नोबेल पुरस्कार जीता। ये करेक्ट स्टेटमेंट है पहला, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा स्टेटमेंट बोला उन्होंने निएंडरथल डीएनए का विश्लेषण और अनुकरण किया। ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए का क्षेत्र का अनुकरण करने के लिए चिकित्सा अथवा शरीर विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता इन्होंने, ठीक है। पहली बार मनुष्य को किसी विलुप्त करीबी के लिए अनुकरण जानने के लिए सफलता प्राप्त हुई थी। तो दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा, अनुकरण नहीं किया था, तो दूसरा यहाँ से गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, डीएनए में अधिकांश आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं तथा ये माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में हजारों जो व्याप्तियां होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है यहाँ से, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हुआ, करेक्ट होगा। तो हमारे दो स्टेटमेंट करेक्ट जाएंगे, पहला और दूसरा, पहला और तीसरा। दूसरा यहाँ से गलत है, पहला और तीसरा करेक्ट है, दो यहाँ से गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2, ठीक है। आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट 1 के चारों ओर हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया गया, जो पृथ्वी के सूर्य के बीच स्थित है। दूसरा है लैग्रेंज पॉइंट का उपयोग अंतरिक्ष यान, ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट का उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा न्यूनतम ईंधन खपत के दौरान खपत के साथ निश्चित स्थिति में रहने के लिए अंतरिक्ष में पार्किंग के स्थल के रूप में यहाँ पर किया जा सकता है। तो इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर इसमें सही है, कथन वार में कौन सा कथन सही है इसमें, ठीक है। तो देखो पहला जो स्टेटमेंट बोल रहा है इसमें, ये जो पहला आदित्य L1 के बारे में बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या है, एकदम सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है इसके लिए ये अंतरिक्ष यान को न्यूनतम ईंधन की खपत के साथ, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है, राइट। और इसकी यहाँ पे सही व्याख्या भी कर रहा है, दोनों ये इसकी बात बता रहा है तो और इसकी क्या है व्याख्या कर रहा है, तो दोनों इसमें करेक्ट आंसर, दोनों मैच कर रहे हैं एक दूसरे पे, ठीक है। तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का। 56 वेब 4.0 विकल्प का नाम क्या है, जो वर्ल्ड वाइड वेब का भविष्य परिकल्पित चरण है, जिससे अत्यधिक बौद्धिक अनुप्रयोगों और निर्बाध मानव कंप्यूटर के संपर्क में विशेषता होने की उम्मीद होती है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा 56 का, 56 का आ जाएगा सिम्बियोटिक वेब, ठीक है। क्या
सिम्बियोटिक वेब, ये क्या होता है? देखो वेब 4.0 को सिम्बियोटिक वेब के नाम से भी इसको जाना जाता है, राइट। इसका लक्ष्य जो होता है सहजीवन के मनुष्य और मशीनों के बीच परस्पर क्रिया करते रहना, राइट। मनुष्य और मशीनों के बीच एक सहजीवी संबंध होगा जहां मशीनें मानवीय अंतःक्रियाओं से सीखने के लिए अंतर्दृष्टि इसमें प्रदान करेंगी, ठीक है। तो हमारा यहाँ से डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला है, ये एक सार्वभौमिक लंबी दूरी की सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा है, इसमें ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन के साथ 3 चरण वाली मिसाइल होती है। तीसरा क्या है, ये दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है। देखो आपको जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे आपको पेन चला के क्वेश्चन में सॉल्व करना है कि क्या एक एक पॉइंट को देखना है क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो स्टेटमेंट है, जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है ये सार्वभौमिक लंबी दूरी की सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा यहाँ, ठीक है। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल भारत रूस की जो उपकरण है उसकी बनी थी, ठीक है। तो पता होगा आपको विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है यही ब्रह्मोस है, ये भी पता है। ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मपुत्र भारत और जो आपका मॉस्को रूस है उस नदियों के नाम पर पड़ा है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। तो कथन जो हमारा ये बोल रहा है पहला कथन सार्वभौमिक लंबी दूरी की सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत हो जाएगी। ये क्या है, 2 चरणों में काम करती है। प्रथम चरण में ठोस और द्वितीय चरणों में आपका जो रैमजेट तरल ईंधन होता है वो, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका क्या है, ये दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ये दागों और भूल जाओ जो सिद्धांत होता है उस पर ये कार्य करती है, राइट। तो यहाँ से दागों भूल जाओ सिद्धांत पर कार्य करती है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दागों और भूल जाओ ये स्टेटमेंट पर कार्य करती है, तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो, क्योंकि दागों भूल जाओ सिद्धांत जो आपका है लॉन्च के बाद इसे किसी भी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसको दागों भूल जाओ बोलते हैं। और पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, जो मैंने बताया आपका सुपरसोनिक वाला, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो 1 और आपका 2 गलत हैं, तीसरा स्टेटमेंट सिर्फ आपका यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। अगला देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन है, रेड शिफ्ट परिघटना विस्तारित ब्रह्मांड और बिग बैंग सिद्धांत को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रेड शिफ्ट घटना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? रेड शिफ्ट के बारे में कौन सा कथन आपके यहाँ पर सही बता रहा है, सही बताना है आपको, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा रेड के बारे में हो जाएगा। रेड शिफ्ट इसलिए होता है क्योंकि आकाशगंगाएं किसी पर्यवेक्षक से दूर जाने पर लंबी तरंग दैर्घ्य के साथ प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रेड शिफ्ट जो आपका है खगोलविदों के लिए एक प्रमुख अवधारणा है, ठीक है। शाब्दिक रूप से ये प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का फैलाव है, इसलिए प्रकाश को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के लाल भाग की ओर स्थानांतरित के रूप में देखा जाता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ओआरएस जल, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एक संयोजन है। यह निर्जलीकरण को रोकने का एक तरीका होता है, पहला है। दूसरा, जब अंतःशिरा चिकित्सा उपलब्ध अथवा संभव नहीं हो पाता है तो दस्त होने वाले जो निर्जलीकरण है उसको रोकने के लिए, उसको उपचार करने के लिए अंतःशिरा पुनर्जलीकरण का पुनर्जलीकरण चिकित्सा का एक विकल्प होता है, ठीक है। तो कौन सा विकल्प हमारा यहाँ पर सही बोल रहा है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखो पहला जो बोल रहा है, जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ओआरएस जल, ग्लूकोज और नमक के संयोजन से होता है, ठीक है। इसमें निर्जलीकरण को रोकने के लिए एक सरल और लागत प्रभावी तरीका है, इसमें प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें केवल ऐसे प्रोटीन का संयोजन है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है अंतःशिरा चिकित्सा उपलब्ध अथवा संभव नहीं होती है तथा दस्त होने के लिए निर्जलीकरण को रोकने के लिए, उसका उपचार करने के लिए अंतःशिरा पुनर्जलीकरण के लिए चिकित्सा का एक विकल्प होता है। ये हमारा स्टेटमेंट सही है। ओआरएस अंतःशिरा पुनर्जलीकरण का चिकित्सा का एक विकल्प है, राइट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्योंकि जब अंतःशिरा चिकित्सा उपलब्ध या संभव नहीं होता है तब विरेचन या निर्जलीकरण से रोकने के लिए इसको उपचार किया जाता है, ठीक है। तो सेकेंड हमारा करेक्ट है, पहला गलत होगा क्योंकि इसमें प्रोटीन का संयोजन नहीं होता है। 60 नंबर देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन को। 60 नंबर क्वेश्चन है, तपेदिक टीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक गैर संक्रामक रोग है। यह है बैसिलस माइक्रोबैक्टीरियस के कारण होता है। दवा प्रतिरोधी टीबी के उपचार के लिए क्विलिन और डेलामेनिड का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, ये बोल रहा है। तो इसमें से बोला कितने स्टेटमेंट हमारे करेक्ट होंगे यहाँ 60 नंबर में, ठीक है। तो देखते हैं, देखो ये क्या है, ये आपका जो पहला बोल रहा है ये एक संक्रमण है, संक्रामक रोग है, ठीक है। तो पहला आपका क्या होगा, पहला करेक्ट होगा, सॉरी पहला आपका सही नहीं होगा। ये एक गैर संक्रामक रोग नहीं है, राइट। क्योंकि देखो जो आपका टीबी है, ठीक है, टीबी बैक्टीरिया युक्त तो आपको छोटी जो वायुजनित बूंद है उसमें सांस लेने से फैलता है। आमतौर पर जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है तो ये छींकता है, तब ये क्या फैलता है, ठीक है। तो क्या पहला स्टेटमेंट हमारा सही नहीं हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत होगा, गैर संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक होगा, ठीक है।
अगला क्या है, ये बेसलेस माइक्रोबैक्टीरियस के कारण होता है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ये आपके से होता है बेसलेस माइक्रोबैक्टीरियस जो कारण होता है उसके कारण होता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बोल रहा है, ये दवा टीबी के उपचार के लिए बेडाक्विलिन और डेलामेनिड का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट करेक्ट होंगे आपका, दूसरा और तीसरा, पहला आपका गलत हो जाएगा। तो दो स्टेटमेंट आपके यहाँ करेक्ट हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, बायोकंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान के सम्मिश्रण से एक उभरा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है। पहला तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बायोकंप्यूटर का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर 61 का, अभिकलनात्मक कार्यों के लिए जैविक अणुओं और प्रणालियों का यहाँ पर उपयोग करना, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। क्योंकि देखो जो आपका जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी GHU जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने हाल ही में आर्गनाइट जो आपका इंटेलिजेंस है उसके नामक एक अनुसंधान के लिए संभावित क्रांतिकारी क्षेत्र में नई योजना या रूपरेखा तैयार की है, जिसका उद्देश्य बायोकंप्यूटर बनाना, राइट, जो कि प्रयोगशाला में विकसित मस्तिष्क की भांति प्रणालियों को वास्तविकता दुनिया में उपयोग है, उसमें किए जाने वाले जो विभिन्न संवेदी हैं, ठीक है, उनकी प्रविष्टि तथा निविष्टि को यहाँ पर संलग्न करेगा इनको, राइट। तो बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। बायोकंप्यूटर जीव विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान के सम्मिश्रण होगा। ये एक उभरे हुए महत्वपूर्ण अत्याधुनिक क्षेत्र के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, जहाँ अभिकलनात्मक कारणों को एक करने के लिए जैविक, ठीक है, अणुओं या जो जीवित अणु हैं उनके लिए यहाँ पर इसमें प्रणालियों की अनूठी विशेषताओं के लिए कंप्यूटरिंग में क्रांति लाने की क्षमता को दिखाता है, ठीक है। तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 दुर्लभ मृदा तत्व, ठीक है, दुर्लभ मृदा तत्व जिसको बोलते हैं REE 62, ठीक है। तो दुर्लभ मृदा तत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर से विचार करना है। REE केवल पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जो REE तत्व हैं दुर्लभ मृदा तत्व, ये केवल पृथ्वी पर पाए जाते हैं और किसी अन्य खगोलीय पिंड में मौजूद नहीं होते हैं। पहला स्टेटमेंट ये है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, REE 15 तत्वों का एक समूह था जिसमें मुख्य रूप से रेडियोधर्मी समग्र शामिल होता है। तीसरा है, चीन दुनिया का सबसे बड़ा REE उत्पादक और निर्यातक देश है। तो इनमें से देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पर करेक्ट होगा आपका, ठीक है। देखो पहला जो स्टेटमेंट यहाँ पर बोल रहा है, REE केवल पृथ्वी पर पाए जाते हैं यानी किसी खगोलीय पिंड पर नहीं पाए, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपके REE के जो आवर्त सारणी में 17 रासायनिक तत्वों का एक समूह होता है। अपने नाम के बावजूद ये तत्व पृथ्वी के भूपर्पी जो आपकी बहुतायत क्षेत्र होते हैं वहाँ पर होता है, अर्थात ये विशेष रूप से दुर्लभ नहीं होते हैं, ठीक है। क्या है, विशेष रूप से, जिसमें बोला दुर्लभ होते हैं, तो विशेष रूप से यहाँ पर ये दुर्लभ नहीं होते, ये आपको पता होना चाहिए। तो अर्थात ये विशेष रूप से दुर्लभ नहीं, किंतु ये बिखरे हुए होते हैं और आमतौर पर केंद्रित जो अयस्क हैं उसमें नहीं पाए जाते हैं, जिसको इसका निष्कर्षण चुनौतीपूर्ण महंगा हो सकता है, ठीक है। अंतरिक्ष में अन्य खगोलीय जो पिंड है उसकी भी मौजूदगी यहाँ पर पुष्टि हो सकती है, जिसके लिए लिथियम, सेरियम, आपका नियोडियम, ट्रेटियम, ये से तत्व यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। ये बोला और कोई तत्व मौजूद नहीं हो, तो पहला आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका गलत है, क्योंकि REE 15 तत्वों का समूह है जिसमें मुख्य रूप से रेडियोधर्मी समग्र शामिल होते हैं, ये भी आपका गलत है। जैसे मैंने आपको बताया 4-5 वो भी शामिल होते हैं, तो और होंगे, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है, चीन दुनिया का सबसे बड़ा REE उत्पादक और निर्यातक यहाँ पर देश है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट हो जाएगा, चीन दुनिया का सबसे बड़ा और आपका सबसे बड़ा REE का उत्पादक और निर्यातक है, ये करेक्ट है। REE का उपयोग मुख्य रूप से कृषि उर्वरकों के लिए उत्पादन में यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। जो चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर ये बोल रहा है ये गलत है, ये रक्षा अनुप्रयोगों के लिए यहाँ पर किया जाता है, ठीक है, ना कि कृषि के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो ओनली 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन, 63 क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में टेम्पो मतलब इसका फुल फॉर्म होगा ट्रोपोस्फेरिक आपका एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष के उत्तरी अमेरिका वायु प्रदूषण की निगरानी करना है। इसे कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रमोचन किया गया या विमोचित किया गया है, ठीक है। यह प्रकाश की द्रव्यमान और पराबैंगनी तरंग की प्रति संवेदनशील है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा या कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे 63 में, तो करेक्ट आंसर आपका 63 का हो जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं इसको, जो पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट बोला टेम्पो नासा का एक उपकरण है जो अंतरिक्ष और उत्तरी अमेरिका में वायु प्रदूषण का पता लगा सकता है। यह वैज्ञानिकों को वायु प्रदूषण और उसकी उत्सर्जन जो स्रोत हैं उसकी निगरानी करने में अनुमति देगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है इसे जो कनाडाई वो एजेंसी है उसके द्वारा यहाँ पर ये किया गया, तो गलत है। ये किया गया है उत्तरी अमेरिका जो आपका नासा का उपकरण है, ठीक है। आपका जो अमेरिका है नासा एजेंसी उसका उपकरण है, आपकी आपका
जो कनाडा एजेंसी उसका। तो यहाँ से क्या है, पहला करेक्ट होगा और दूसरा इनकरेक्ट, दूसरा गलत हो जाएगा। यह प्रकाश के द्रव्यमान परावैज्ञानिक तरंग के साथ प्रति संवेदनशील है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही होगा यहाँ से, ठीक है। तो 1 और 3 सही है, 2 गलत होगा, तो 2 स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 3 पेरेंट बेबी शब्द क्या सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक है। सबसे अच्छा वर्णन 3 पेरेंट बेबी का इनमें से कौन सा करता है, तो 3 पेरेंट बेबी के बारे में आपको पता होना चाहिए, काफी टाइम से न्यूज़ में, ये करीब 2 साल से टॉपिक न्यूज़ में और एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो क्या किस टाइप से एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, सबसे अच्छा जो 3 पेरेंट बेबी है इसका क्या शब्द हो सकता है ना, किस टाइप से इसको यूज कर सकते हैं, बुला सकते हैं, बता सकते हैं, राइट, इस टाइप से बोल सकते हैं। और 3 पेरेंट बेबी के बारे में बोलते हैं, विचार कीजिए इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, कि क्या इसके बारे में जो बातें होती है वो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा 64 का आंसर हमारा रहेगा, ये अलग अलग माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक सामग्रियों में जन्मा संतति होती है, ठीक है। एक बार बता देते हैं, और जो 3 पेरेंट बेबी है एक अभूतपूर्व प्रजनन तकनीकी से जुड़ा होता है। माइटोकॉन्ड्रियल आपका जो रिप्लेसमेंट थेरेपी है, MRT जिसको बोलते हैं, ठीक है। MRT क्या, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट जो थेरेपी होती है, उसमें माइटोकॉन्ड्रियल दान के रूप में भी यहाँ पर इसे जाना जाता है, ठीक है। इसको इस प्रक्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल लोगों के संचरण को रोकने के उद्देश्य से एक संतति को जन्म देने हेतु 3 व्यक्ति की अनुवांशिक सामग्री का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, उससे 3 पेरेंट बेबी कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, जेनेरिक दवाओं से संबंधित कथनों पर विचार करना। ये भी जेनेरिक दवा भी काफ़ी टाइम से न्यूज़ में रहा है, जब से आपका प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो है वहाँ पे भी जेनेरिक दवा मिलती, जब से वो ओपन हुआ है तब से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था ये जेनेरिक वाला, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं जेनेरिक दवा के बारे में, तुम्हें विचार करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा 65 में, ठीक है। देखो जेनेरिक जो दवा है उसमें देखते हैं, पहला स्टेटमेंट बोला है, इन्हें औषधि के प्रसाधन सामग्री के विनिमय 1940 तक यहाँ पर परिभाषित यहाँ पर किया गया है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है ये बोल रहा है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आपका है, दूसरा जेनेरिक दवाएं आमतौर पर अपनी समकक्ष प्रभावकारिता का कारण ब्रांड नाम वाली वस्तुओं की तुलना में अधिक महंगी होती हैं। गलत है, ये क्या है, अधिक महंगी नहीं होती हैं। ये क्या, जेनेरिक दवाएं जो दवाई होती है उनसे पेटेंट उनका खत्म होने के बाद ये उनमें आ जाती हैं अपनी दवाओं में, तो ये सस्ती हो जाती है दवा, ठीक है। तो दूसरा गलत हो जाएगा यहाँ से। तीसरा क्या है, जेनेरिक दवाओं का विकास विपणन उन्हीं दवा के कंपनी द्वारा किया जाता है जो ब्रांड नाम वाली दवाओं का उत्पादन करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट ये आपको थोड़ा सा सोच समझ के लगाना है, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है जेनेरिक दवाओं का विकास विपणन उन्हीं दवा कंपनियों द्वारा किया जाता है जो ब्रांड नाम वाली दवाओं का उत्पादन किया, ये गलत है, उनके द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा तीसरा भी आपका। प्रधानमंत्री जन औषधि का उद्देश्य जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देना है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, चौथा स्टेटमेंट आपका क्या है यहाँ से, चौथा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। तो चौथा स्टेटमेंट बोल रहा है ये सही होगा यहाँ से, और पहला भी यहाँ से आपका गलत होगा। तो 3 स्टेटमेंट आपके गलत, ओनली 4 यहाँ पर सही होगा, केवल 4 आपको सही है यहाँ पे, ठीक है, केवल 1। अगला देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे केवल 1 आ जाएगा ऊपर। 66 नंबर देखते हैं, प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हीरे के बारे में आपको बताना है कि क्या यहाँ पर सही होगा। कथन 1 दे रखा है और कथन यहाँ पर 2 दे रखा है, तो देखते हैं इसको। पहला यहाँ पर है, प्रयोगशाला में विकसित हीरों का रासायनिक संरचना और भौतिक गुण प्राकृतिक हीरे के समान ही होते हैं, पहला बोल रहा है। दूसरा है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे अपनी विनिर्माण प्रक्रिया के कारण प्राकृतिक हीरे की तुलना में कम पर्यावरण अनुकूल यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो देखो इसको देख लेते हैं 66 में। देखो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट ये जो है, प्रयोगशाला में विकसित हीरो की रासायनिक संरचना और भौतिक गुण हीरे के समान ही होते हैं, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। आप थोड़ा सा अगर केमिस्ट्री साइड में पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा यहाँ, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा 66 का, राइट। नहीं भी पढ़ा है तो भी यहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, क्योंकि जो प्रयोगशाला है उसमें विकसित हीरे उन्नत तकनीकी प्रक्रियाओं के उपयोग करके उत्पादित किए जाते हैं, राइट। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ क्योंकि सभी लोगों का यहाँ पर साइंस बैकग्राउंड नहीं होता है, ठीक है, तो मैं ये समझ के समझा देता हूँ। क्या बताया मैंने, प्रयोगशाला में विकसित उन्नत तकनीकी प्रक्रियाओं का उपयोग करके उत्पादित किए जाते हैं जो उन परिस्थितियों की नकल करते हैं, ठीक है, जिनके अंतर्गत प्राकृतिक हीरे पृथ्वी की जो गहराई से बनते हैं। परिणाम स्वरूप उनमें प्राकृतिक हीरे के समान रासायनिक संरचना जो होती है, वस्तुतः समान भौतिक गुण होते हैं इनमें, राइट। ये उन्हें प्राकृतिक हीरो में और जो पारंपरिक हैं रत्न विज्ञान परीक्षण उसमें विशिष्ट बनाते हैं इसको, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे अपनी विनिर्माण प्रक्रिया के कारण प्राकृतिक हीरे की तुलना में कम पर्यावरण अनुकूल यहाँ पर होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि खनन से संबंधित जो पर्यावरण प्रभाव है उसको कम करने के कारण प्रयोगशाला में विकसित हीरे को अक्सर प्राकृतिक हीरे की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल यहाँ पर माना जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 सही है यहाँ पर, ओनली 1 सही, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा केवल 1 सही है, R गलत है, तो C हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है।
एक सही है और आर गलत है। अगला देखते हैं, मतलब फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। 67 नंबर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी जिसको बोलते हैं ग्रॉस, जो आपका नेशनल प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें विचार करना है, इसमें खाड़ी देशों के कार्यरत भारतीय नागरिक के स्वामित्व वाले उत्पादन कारकों में होने वाली आय शामिल होती है। दूसरा है, इसमें भारत में कार्यरत जो विदेशी आय है उसमें शामिल नहीं होती है, राइट। तो इसमें बताना कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है 67 में। तो देखो 67 का जो बातें बोल रहा है, जो दूसरी बात बोली इसने, इसमें भारत में कार्यरत विदेशी आय यहाँ पे शामिल नहीं होती, ये करेक्ट स्टेटमेंट। ये आपको एकदम माइंड में चिपका के रखना है बात, ये एकदम अक्सर जब भी क्वेश्चन पूछता है तो ये स्टेटमेंट हमेशा रखता है, ये आपको बात याद रखनी है कि ये शामिल नहीं होती है, एकदम बात करेक्ट है, ठीक है। सेकंड बात एकदम करेक्ट है। पहली बात बोला है ये इसमें खाड़ी के जो नागरिक हैं स्वामित्व वाले जो होने वाला है ये भी शामिल, तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट आप एकदम करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। एकदम ये आपका जो स्टैटिक क्वेश्चन दिया हुआ है तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, राइट। जीएनपी क्या होता है, जो आपका जो जीएनपी होता है, ठीक है, जीएनपी होता है जीडीपी प्लस विदेश से शुद्ध आय, जो शुद्ध आय कारक होती है वो, ठीक है, यह इसका फॉर्मूला होता है, राइट। अगला देखते हैं 67 में आपको दोनों करेक्ट है। 68 नंबर देखते हैं। 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में अवस्थितक के महत्वपूर्ण अंतर का सटीक वर्णन करता है, ठीक है। जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं इसको, सीपीआई को, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और जो को जीडीपी है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डेवलपमेंट ग्रॉस जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका, ठीक है। इसमें अवस्थितक के बीच महत्वपूर्ण अंतर को सटीक वर्णन क्या करता है बताना है। तो पहला बोला है स्टेटमेंट यहाँ पे, मेरे को करेक्ट आंसर की यहाँ पे बात कर लेता हूँ तो आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर रहेगा, वरना सब आपके मिक्स हो जाएंगे गलत आंसर भी। देखो जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा बी होगा, वो सीपीआई में आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल होती हैं, जबकि जीडीपी में अवस्थितक आयातित वस्तुओं की शामिल कीमतें नहीं होती हैं। ये दो बातें आपको सीपीआई और जीडीपी के बारे में याद रखनी है। सीपीआई और जीडीपी के बारे में, सीपीआई और जीडीपी लिखना है और इनमें क्या आपस में समानताएं हैं ये आपको यहाँ पर लिख लेनी है, क्या समानताएं क्या भिन्नताएं, एक नोट्स बनाना है, यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। ये चीज़ जो मैंने आपको बताई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का, ठीक है। जीडीपी जो आपका होता है, जीडीपी अवस्थितक इक्वल किसके बराबर होता है, जीडीपीए के, राइट। जीडीपी अवस्थितक बराबर होता है जीडीपी या जीडीपीए के, राइट। तो हमारा बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। 69 क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा आपूर्ति उपायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भारत में मुद्रा आपूर्ति जो उपाय हैं उनके बारे में विचार करना है, तो देखते हैं क्या है। पहला बोल रहा है M1 जनता भारत में रखी गई मुद्रा वाणिज्यिक बैंकों में रखी गई मुद्रा साख मुद्रा के में जमा शामिल है। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन रहेगा, नहीं समझ आता तो कोई जरूरत नहीं है कि आप इसमें माइंड ज़्यादा लगाओ, मैं तो आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन बन जाता है, ये टफ क्वेश्चन है। M1 जनता द्वारा रखी गई मुद्रा वाणिज्यिक बैंकों को रखी गई शुद्ध मांग जमा शामिल होती है, पहली बात ये बोला। दूसरा बोला M4 धन आपूर्ति का सबसे तरल माप है जो दिन प्रतिदिन लेन देन के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। सी बोला है तरलता के लिए उच्च स्तर के कारण M3 को नैरो मनी भी कहा जाता है। तो इनमें से कौन से कथन आपसे पूछ रहा है सही होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको। M1 क्या होगा, M1 इक्वल होता है आपका CU प्लस DD, जहाँ पर CU क्या है, CU जनता द्वारा धारित जो मुद्रा होती है वो, ठीक है, या नोट सिक्के बोल सकते हैं, राइट। और DD क्या होती है, वाणिज्य बैंक द्वारा जो शुद्ध मांग होती है वो DD होती है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ये बात आपको लिखनी है, अगर नहीं आती तो आप लिख लेनी है। दूसरी बात बोल रहा है, यहाँ पर दूसरी बात बोला है इसने, M4 धनापूर्ति का सबसे तरल माप जो दिन प्रतिदिन लेन देन के लिए उपयुक्त है, ठीक है। जो देखो आपका M4 है, सेकंड स्टेटमेंट जो बोल रहा है आपका M4, ये जो आपका M1 है ये सबसे तरल और लेन देन के लिए आसान है, जबकि M4 सबसे कम तरल है, ठीक है। M4 नहीं होगा, M1 सबसे तरल होगा लेन देन के लिए, M4 नहीं होगा। तो आपको ये भी बात याद रखनी है, दो आपको स्टेटमेंट पता होगा, ठीक है। अगला देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट है तरलता के उच्च स्तर के कारण M3 को नैरो मनी भी यहाँ पर कहा जाता है, राइट। तीसरा स्टेटमेंट आपका ये बोला है। तो वो M3 M4 को विस्तृत मुद्रा या ब्रॉड मनी के रूप में भी जाना जाता है। ये उपाय तरलता के घटते क्रम में होता है, ठीक है। इसको किस नाम में जाता है, इसको जानते हैं आपको ब्रॉड मनी के रूप में, ना कि इसको नैरो मनी के रूप में। तो तीसरा भी आपका गलत हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया ओनली वन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आएगा, 69 का आपका हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का, ठीक है। एक करेक्ट है, समझ आ गया होगा आपको जो मैंने बताया M3 M1 M2 M3 और DD। तो आप एक बार नोट करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन सी तरलता पास का शब्द सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, तरलता पास जो है सबसे अच्छा वर्णन किसको करता है? तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 70 का डी। 70 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। डी में देखते हैं क्या है 70 में। डी होगा कि ऐसी स्थिति, ठीक है, ऐसी स्थिति जिसमें लोग अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धन प्रविष्टि पर भी बंद पत्र के बजाय नकदी और शेष के रूप में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो हमारा 70 का आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है 71। 70 क्वेश्चन एक बार देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन था तरलता पास का सबसे अच्छा वर्णन क्या होगा? जो कैश रखना पैसे, वो उसका सबसे अच्छा वर्णन होता है। ठीक है, 71 देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुद्रा का प्रचलन, वाणिज्यिक बैंकों में जमा पूंजी, भारत सरकार द्वारा आरबीआई के पास जमा पूंजी, आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों की जमा पूंजी। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से शामिल होगा? मतलब उच्च शक्ति के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर शामिल होगा? तो करेक्ट आंसर हमारा 71 का हो जाएगा। सब 71 का हमारा डी आंसर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सभी क्या हैं, सभी बातें यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये जो उच्च मुद्रा शक्ति है उसके रूप में यहाँ पर शामिल होती हैं। ठीक है, चारों बातें एकदम करेक्ट हैं। उच्च मुद्रा शक्ति, और आपको चारों बातें यहाँ पे लिखना है, उच्च मुद्रा शक्ति, और चारों बातें आपको यहाँ पर नोट करके लिख लेनी है अगर नहीं आती हैं तो। ठीक है, 72 देखो, टेस्ट सॉल्व करने का मतलब यही कि आपको क्वेश्चन करने के बाद वो टॉपिक आपको समझ आ जाना चाहिए, या वो टॉपिक आपको थोड़ा सा और एक बार रीड कर लेना चाहिए। आप पॉइंट बना लीजिए कि ये टॉपिक मुझे पढ़ना है जो नहीं आ रहा है टेस्ट में। ठीक है, तो आप अगला भी टॉपिक अपना नोट से, गूगल से, या फिर आप जो भी आपके मैगजीन है जिससे पढ़ते हैं वहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक, राइट। अगला है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एफआरबीएम अधिनियम 2003 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला है मध्यम अवधि की जो राजकोषीय नीति है वक्तव्य जीडीपी विकास दर से संबंध में अर्थव्यवस्था की संभावनाओं से संबंधित होती है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है राजकोषीय नीति वक्तव्य वर्तमान नीतियों की जांच करने हेतु महत्वपूर्ण राजकोषीय उपायों में किसी भी विचलन की उचित ठहराने से संबंधित होता है। तीसरा है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट विशिष्ट वित्तीय संकेतकों के लिए 3 साल के रोलिंग लक्ष्य यहाँ से संबंधित है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, कितने सही होंगे यहाँ ये बताना है। ठीक है, 72 में। तो 72 में हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से। देखो देखते हैं जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति वक्तव्य जीडीपी के विकास से संबंधित अर्थव्यवस्था की संभावनाओं से संबंधित है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति वक्तव्य विशिष्ट राजकोषीय संकेतकों के 3 साल का रोलिंग लक्ष्य निर्धारित कर सकता है। कितना? 3 साल तक के लिए। ठीक है, 3 साल के लिए क्या कर सकता है, निर्धारित कर सकता है कि क्या राजस्व व्यय को स्थायी आधार पर राजस्व प्राप्तियों के माध्यम से वित्त पोषित किया जा सकता है, और बाजार उधार सहित पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग कैसे किया जा सकता है, ये आपको बताएगा। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा आपका 72 का। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है राजकोषीय नीति वक्तव्य जो आपकी वर्तमान नीतियाँ हैं उसकी जाँच के लिए यह महत्वपूर्ण राजकोषीय उपाय किसी भी विचलन को उचित ठहराने से संबंधित है। ये स्टेटमेंट क्या है आपका सही होगा, सेकेंडरी स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तीसरा क्या है मैक्रो इकोनॉमिक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क स्टेटमेंट विशिष्ट वित्तीय संकेतकों के लिए 3 साल तक रोलिंग लक्ष्य यहाँ पर संबंधित रखता है इसको। ठीक है, क्या है ये विकास, ये आपको जो है जीडीपी विकास दर केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय संतुलन को बाहरी संतुलन के संबंध में अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को आकलन करता है। ये यहाँ पर इसका नहीं होगा, तो ओनली 2 यहाँ से करेक्ट होगा, सॉरी ए। ठीक है, केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट होगा यहाँ। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में विचार करना है। पहला है राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उधार के सहित कुल प्राप्तियों के बीच अंतर होता है। दूसरा स्टेटमेंट है प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे और शुद्ध ब्याज के देनदारियों के बीच का अंतर होता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा यहाँ ये पूछ रहा है 73 में। ठीक है, तो देखो पहला जो बोल रहा है राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उधार से रहित कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है, तो ये गलत है। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उधार को छोड़कर उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। पहला गलत होगा, दूसरा यहाँ से करेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ओनली 2 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 74 क्वेश्चन है निम्नलिखित विवरणों पर विचार करना है। निम्नलिखित जो विवरण दिए हैं उस पर विचार करना है। सेवाएं स्थानांतरण और आय के प्रवाह के जो असही दृश्य है वो, अगर कोई भारतीय अमेरिकी कार कंपनी खरीदता है तो ठीक है, एक चीनी ग्राहक अपनी भारतीय कंपनी को शेयर की बिक्री करता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई, विदेशी संस्थागत निवेश जो एफआईआई के बाहर उधार। ठीक है, तो इनमें से क्या है विवरण जो भुगतान संतुलन की पूंजी खातों के लेन देन के लिए उपयुक्त शामिल होते हैं इसमें, राइट। तो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो 74 रहेगा यहाँ पर, इसका जो 74 का आंसर रहेगा जो पहला यहाँ पर बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। पहला स्टेटमेंट सेवाओं स्थान के लिए आय प्रवाहित जो सही अदृश्य, ये गलत है।
दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर क्या है, दूसरा स्टेटमेंट, अगर कोई भारतीय अमेरिकी कार कंपनी खरीदता है तो ये इसका करेक्ट होगा। तीसरा क्या है, एक चीनी ग्राहक भारतीय कंपनी से शेयर की बिक्री, ये क्या है, तीसरा भी आपका सही होगा। ठीक है, चौथा क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी एफडीआई तथा विदेशी संस्थागत निवेश एफआई के उधार, तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, पहला गलत है सिर्फ, तो यहाँ से 3 स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे सी। ठीक है, अगला क्या, 75 नंबर क्वेश्चन, लिबोर लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो लिबोर है LIBOR, वह बेंचमार्क ब्याज दर है जिस पर वैश्विक बैंक एक दूसरे को अल्पकालिक ऋण देते हैं। पहला स्टेटमेंट ये है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, ये हो गया, और पहला स्टेटमेंट आपका सही भी है। ठीक है, करेक्ट भी है, क्योंकि ये बेंचमार्क जो आपका है ब्याज दर पर किस वैश्विक बैंक दूसरे को अल्पकालिक पर ऋण देते हैं, पहला सही है। दूसरा है, लिबोर को सोफर SOFR सुरक्षित ओवरनाइट फाइनेंसिंग किसको बोलते हैं दर, उसके द्वारा पैसे स्थापित यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट ये है, और दूसरा स्टेटमेंट भी आपका एकदम करेक्ट है, दूसरा भी यहाँ पर सही बोल रहा है। तीसरा क्या है, RBI ने बैंकों के लिए MIBOR से महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है, ठीक है, महत्वपूर्ण सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर लिबोर पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, ये तीसरा स्टेटमेंट आपका तीसरा भी सही है यहाँ पर। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट बोल रहा है। ठीक है, तीनों जो बातें हैं जो आपके लंदन इंटरबैंक जो ऑफर है उसके बारे में तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। ठीक है, तो 3 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ग्लोबल लिवेबिलिटी, ठीक है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी करता है, कौन जारी करता है, तो 76 का यहाँ से आंसर हो जाएगा, 76 का सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो होता है, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसने ग्लोबल जो आपका लिवेबिलिटी जो इंडेक्स है 2023, ये अपनी रिपोर्ट जारी करता है। इसमें क्या है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना वर्ष 2023 में रहने के योग्य सबसे उत्तम शहर यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, माना गया है, इसमें रैंक 30 स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है। ठीक है, तो इसमें से देखो 5 श्रेणियों में यहाँ स्थान दिया जाता है, इसमें टोटल 123 शहरों में रहने की स्थिति का यहाँ पर मूल्यांकन करता है। ठीक है, स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, बुनियादी, ये सब कितने जो आपके टोटल 5 श्रेणी है, उसमें यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है वो निकालता है इन 5 स्टेटमेंट को देखकर। ठीक है, नई दिल्ली और मुंबई ये क्रमशः 141 और 144वें स्थान पर है। नई दिल्ली कितने स्थान पर, 141वें, और जो आपका मुंबई है वो 144वें स्थान पर है। इसके बाद अहमदाबाद, बेंगलुरु क्रमशः 147 और 148वें स्थान पर हैं, तो आपको ये याद रखनी है। 77 क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति में वृद्धि निम्नलिखित में से प्रभावों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण यहाँ पर कथन को विचार करना है, क्या कथन है, देखते हैं इसको। मुद्रास्फीति बढ़ने से अर्थव्यवस्था में मुद्रा में अवमूल्यन होता है। ठीक है, क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था की जो मुद्रा है उसमें क्या होगा, अवमूल्यन होगा। ठीक है, क्या होगा, अवमूल्यन होगा। मुद्रास्फीति की कीमत बढ़ती है जिससे आपकी क्रय शक्ति भी क्या है, कम हो जाती है। ये बात आपको याद रखनी है, मुद्रास्फीति कीमत बढ़ने से हमारी क्या है, आपकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। पॉइंट कुछ लिख लीजिए आप। ठीक है, प्रत्येक मुद्रास्फीति के साथ साथ अर्थव्यवस्था की मुद्रा का मूल्यन होता है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, मुद्रास्फीति बढ़ने से निर्यात कम प्रतिस्पर्धी हो जाता है, जो हमारा निर्यात है वो क्या है, कम प्रतिस्पर्धी हो जाता है। ये भी स्टेटमेंट क्या है, मुद्रास्फीति के कारण हमारे निर्यात में कमी आती है क्योंकि खरीदारों के लिए वस्तुएं और सेवाएं अधिक महंगी हो जाती हैं, राइट, इस वजह से हमारा ये स्टेटमेंट सही होगा, प्रतिस्पर्धी हो जाती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, सी इसका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन ने ये पेपर में पूछा है, ये आपको याद रखना है। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 क्वेश्चन है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA, ठीक है, के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह वर्ष 1972 से गठित वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है। दूसरा, इसे समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का प्राथमिक कार्य सौंपा गया है। तीसरा है, ये निर्यात के लिए समुद्री उत्पादों हेतु मानक और विशिष्टताएं निर्धारित करता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कितने स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं समुद्री उत्पाद निर्यातक विकास प्राधिकरण के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर। देखो, पहला स्टेटमेंट बोला 1972 में गठित वाणिज्य उद्योग के मंत्रालय का वैश्विक जो वैधानिक निकाय है, ये करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट होगा। ठीक है, ये स्थापना क्या हुई थी 1972 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत, राइट। सितंबर 1961 में भारत सरकार द्वारा स्थापित पूर्ववर्ती समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद 24 अगस्त 1972 को MPEDA में परिवर्तित कर दिया गया था इसमें। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है, इसे समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का प्राथमिक कार्य सौंपा गया। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा है, ये निर्यात के लिए समुद्री उत्पादों हेतु मानक और विशिष्टता भी निर्धारित करता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ से एकदम सही हैं, तो सभी 3 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। 79, भारत विश्व बैंक समूह कि निम्नलिखित में से किस एक एजेंसी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 79 का ये हो जाएगा, निवेश विवादों से निपटारा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। इसका यहाँ पर
ये हिस्सा नहीं है, ठीक है। क्या टोटल 189, ठीक है, 189 सदस्य देशों के साथ विश्व बैंक समूह 5 संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक जो साझेदारी है वो विकासशील देशों में निर्भरता को कम करने की, साझा करने की जो समृद्धि है उसका निर्माण करने के लिए स्थायी समाधान का कार्य करता है, ठीक है। तो ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन NIPM के संदर्भ में कथनों पर विचार करना। NIPM जो होता है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन का लक्ष्य भारत और उद्यमियों के और युवाओं के जो पेशेवर हैं उनको जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करना। दूसरा स्टेटमेंट है, ये कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है, ये पूछा है। तो करेक्ट आंसर आपका जो 80 का हो जाएगा, 80 का करेक्ट आंसर है। तो देखो पहला जो बोल रहा है NPM लक्ष्य उद्योगों के पेशेवरों के लिए IP जागरूकता को बुनियादों को शिक्षण प्रदान करना, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ये क्या होगा, वर्ष 2021 में शुरू किए गए जो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन था, 1 मिलियन छात्रों को बौद्धिक संपदा जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण देने का लक्ष्य यहाँ पे हासिल किया गया था, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगा ये। अगला क्या है, यह कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। किसके द्वारा किया जा रहा है, ये किया जा रहा है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, राइट। ये क्या है, जो आपका जो इसका उद्देश्य क्या था, शिक्षा, उच्च शिक्षा कक्षा 8 से 12 तक के छात्र थे, उसमें रचनात्मकता और नवाचार की भावना का विकास लाना या विकास करना, ठीक है, उससे प्रेरित करना उनको। अगला देखते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएंगे। 81 नंबर, किसानों द्वारा बीज पर खाद पर किए जाने वाला व्यय, इनमें से पूछ रहा है शस्य के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार उपयुक्त में से किन मापदंडों पर विचार करती है, किन मापदंडों पर MSP विचार निकालने के लिए विचार करती है, ठीक है। तो पहला है किसानों द्वारा बीज के लिए किया जाने वाला व्यय, भाड़े पर श्रमिकों की मजदूरी, ईंधन और सिंचाई की लागत, अवैतनिक परिवार के श्रम जो आरोपित मूल्य हैं वो, स्वामित्व वाली भूमि की राजस्व माफ। तो हमारा जो आंसर होगा इनमें से कौन कितने आंसर होंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 80 का, जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत है। किसानों द्वारा बीज खाद पर किए जाने वाला व्यय, ये आप इस पर यहाँ पर क्या नहीं, क्योंकि देखो वर्ष 2021 में शुरू किए गए राष्ट्रीय बौद्धिक सॉरी मिस हो गए MSP जो न्यूनतम समर्थन है, ठीक है, जो न्यूनतम समर्थन है मूल्य है, इसमें पहली बार गेहूं के लिए वर्ष 1965-66 में शस्य मौसम या जून जुलाई में पेश किया गया था। उस समय क्या है, अब यह 23 फसलें यहाँ पर इसमें शामिल कर दी गई हैं, राइट। कृषि लागत और मूल्य के लिए CACP वर्ष 22 अनिवार्य जो फसल है MSP करने के लिए उचित यहाँ पर लाभकारी FRP की सिफारिश करती है, राइट। तो ये आपको देखो इसमें देख लेते हैं स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर करेक्ट होंगे। पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे यहाँ, राइट। और देखते हैं, और उसके बाद जो चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर बोल रहा है, चौथा स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट है। अवैतनिक पारिवारिक श्रम का एक आरोपित मूल्य, ये भी करेक्ट है। जो पांचवा बोल रहा है स्वामित्व वाली जो भूमि का राजस्व माफ है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। तो हमारा डी इसका जो मतलब आंसर होगा केवल 4 होगा। 4 यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा गलत है। अगला देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में ने लोक सेवकों के चयन के लिए भर्ती की खुली प्रतियोगिता प्रणाली की यहाँ पर शुरुआत की थी, ठीक है, किस अधिनियम ने। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1853 का जो चार्टर अधिनियम था वो, ठीक है। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल भी बना दिया था इसने, राइट। 1837 का चार्टर जो अधिनियम था उसमें लोक सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली यहाँ पर शुरू करने का प्रयास किया था, और कहा गया था कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद पर कार्यालय और रोजगार को प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। हालांकि बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर था उसके विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। अगला क्या 83, विजयनगर साम्राज्य। देखो विजयनगर साम्राज्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम देते हो, UPSC PCS स्टेट पीसी कुछ भी देते हो, विजयनगर का टॉपिक आपको देखने को मिलेगा ही वहाँ पर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है विजयनगर का। तो यहाँ से आप जितने भी विजयनगर क्वेश्चन मिलते हैं, आप एक पूरा A4 पेज की आप सीट बना लीजिए, पूरा विजयनगर का जितना क्वेश्चन आता है उसको आप नोट करते चलिए और विजयनगर रीड भी करते चलिए, ठीक है। तो देखते हैं विजयनगर साम्राज्य अमर न्यायिक प्रणाली के संबंध में यहाँ पर विचार करना है। इस प्रणाली की कई विशेषताएं दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से ली गई थी। वे एक वंशानुगत क्षेत्रीय स्वामी थे। उन्होंने विजयनगर राजाओं को एक प्रभावी युद्ध प्रदान किया, ठीक है, या प्रदान की, शक्ति प्रदान की। तो कौन सा स्टेटमेंट, इसमें कितने स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होंगे 83 में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें जो आंसर होगा 83 का, इसको देखते हैं। देखो जो इसमें पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इसकी जो अमर न्यायिक जो प्रणाली एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था। हम संभावना है कि इस प्रणाली की कई विशेषताएं दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से ली गई थी। पहला स्टेटमेंट आपका एकदम करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट भी वंशानुगत स्वामी थे। ये क्या है, वंशानुगत स्वामी, अमर नायक सैन्य कमांडर थे जिन्होंने राय द्वारा शासन करने के लिए क्षेत्र में दिए गए
क्षेत्र में दिए गए थे। तो हमारा ये क्या है, दूसरा भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्या है, उन्होंने विजयनगर राजाओं के एक प्रभावी युद्ध की शक्ति प्रदान की थी। ठीक है, प्रभावी युद्ध की क्या है, शक्ति प्रदान की थी। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन सैन्य दल ने विजयनगर राजाओं को एक प्रभावी शक्ति प्रदान की थी, जिसके साथ उन्होंने पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में ले लिया था। ठीक है, और राजस्व का कुछ हिस्सा मंदिरों के रखरखाव और सिंचाई के कार्यों के लिए भी इस्तेमाल करते थे। तो तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं। 84 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन साल भंजिका शब्द की व्याख्या करता है? साल भंजिका शब्द की व्याख्या में से कौन करता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 84 का डी हो जाएगा। वह महिला जिसके स्पर्श वृक्षों के फूल आए और फल लगे। ठीक है, ये सांची मध्य प्रदेश में एक विश्व धरोहर स्थल है। मूल रूप से स्तूप एक छोटी सी ईंट की संरचना थी। ठीक है, जो समय के साथ साथ विस्तारित हुई और पत्थर वेदिका जो ब्रह्मा दीवार है और उसकी तोरण प्रवेश द्वार से ढकी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का। 85 चोलकालीन कांस्य मूर्ति कला के संदर्भ में नटराज को निम्नलिखित में से किसका दमन करते हुए यहाँ पर दिखाया गया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 85 का? 85 का यहाँ से बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या? अपस्मार। ठीक है, अपस्मार शिव की नृत्य स्थिति जो आपकी है नटराज ब्रह्मांड के अंत से है संबंधित है। चोल काल की इस कांस्य मूर्ति में उन्हें अपने दाहिने पैर पर खुद संतुलित करते हेतु अपस्मार को दबाते हुए यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है, जिससे क्या मुयालका। ठीक है, मुयालका, जिसे मुयालका भी कहते थे। ठीक है, मुयालका भी कहा जाता है, जो अज्ञान या विस्मृति का दैत्य होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 85 का हो जाएगा आपका अपस्मार, डी बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 86 नंबर देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा जाने वाला ताकु शास्त्र शब्द किससे संबंधित है? ताकु शास्त्र शब्द जो है ये किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर आपका 86 का हो जाएगा यहाँ पर काष्ठ शिल्प का विज्ञान। ठीक है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 87 क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय संगीत की हिंदुस्तानी शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, ख्याल संगीत की उत्पत्ति का श्रेय अमीर खुसरो को यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट आपका है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। क्या है? ख्याल संगीत की उत्पत्ति का श्रेय अमीर खुसरो को दिया था, एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगला देखते हैं। सेकंड है, ख्याल संगीत का ध्रुपद की तुलना में तान को बहुत कम जगह दी गई है। ठीक है, ख्याल संगीत में ध्रुपद की तुलना में तान को बहुत ही कम जगह यहाँ पर दी गई है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो बोल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। इस कारण क्या ख्याल संगीत में ध्रुपद की तुलना में आलाप को बहुत कम स्थान दिया जाता था। ठीक है, क्या है? आलाप को बहुत कम स्थान दिया जाता है, तान को नहीं। तो ये गलत हो जाएगा। तो ओनली एक यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। 88 नंबर 88 है, स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा स्टेटमेंट में सही नहीं पूछा है? कौन सा स्टेटमेंट में से सही नहीं है? तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं होगा? इसमें आपका स्टेटमेंट होगा, वे वर्ष 1987 में रामकृष्ण मिशन में शामिल हुए, जो उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस द्वारा स्थापित संगठन था। ठीक है, तो यहाँ पर सी इसका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। सी यहाँ से इसमें संबंधित नहीं है इसमें। ठीक है, तो 88 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। अरविंदो घोष, विपिन चंद्र, राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इनमें से कितने व्यक्ति तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के गरम दल से संबंधित हैं? गरम दल से कितने संबंधित है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 89 का। इसमें देखो गरम दल से कौन कौन संबंधित है, इसमें देख लेते हैं। तो 89 में कौन कौन है? गरम दल में आपके थे लाला लाजपत राय। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो एक बार नोट कर लीजिए। गरम दल के कौन कौन से थे आपको लिखना है। गरम दल के लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अश्विनी कुमार दत्त, राजनारायण बोस, अरविंदो घोष, ये क्या है आपके गरम दल के थे। ठीक है, उसके बाद जो आएंगे नरम दल के, नरमपंथी है जो नरम दल के बोलेंगे, वो कौन थे? नरम दल के आपके हो जाएंगे यहाँ पर एओ हुम, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय, बदरुद्दीन तैयब जी, जस्टिस रानाडे, जी सुब्रमण्यम। तो ये सब क्या है? नरम दल के थे। और गरम दल के मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पे मैच कर लेंगे, उसके हिसाब से आंसर यहाँ पे निकल आएगा। अगला देखते हैं। अगला आपका 90 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे पुरस्कार दिए हैं, कुछ संबंधित किससे संबंधित है? ध्यानचंद पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम जो आज़ाद ट्रॉफी है, तेजनी नार्गे राष्ट्रीय जो आपका साहसिक पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार है। तो कौन से पुरस्कार के संबंधित आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, 4 वर्ष की अवधि के लिए खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? देखो, ये सभी चारों मैच करें एक दूसरे से, सभी चारों मैच करें, आप सीधे से ये मैच कर लेंगे और चारों बातें आपको पता होना चाहिए। इसमें से दोबारा मुझे रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है कि मैं एक बात इसको रिपीट करूँ।
इसमें कोई फैक्चुअल पॉइंट है इसमें, ठीक है, जो आप बताएंगे कि क्या है, ध्यानचंद पुरस्कार इससे संबंधित है, ये आपका इससे, तो ये सब एक एक बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ इसमें चेंज नहीं है, सब एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तथ्यों पर विचार करना है। ग्लोबल मीथेन प्लेज मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए क्रियाओं को उत्प्रेरित करने हेतु वर्ष 2021 में COP 26 की शुरुआत एक पहल है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका ये दे रहा है 91 का, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट, ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर एक गैर लाभकारी संगठन जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के लिए वैश्विक गतिविधि के समर्थन में जानकारी विकसित और साझा करना, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला यूनेस्को की एक पहल है जिसे वर्ष 2021 में यूरोपीय आयोग की जो समर्थन है उसमें शुरू किया गया था। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। उसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन के क्षेत्र हैं उसकी शुरुआत करके मीथेन उत्सर्जन में कमी लाना था, ठीक है, ये इसका गलत हो जाएगा तीसरा। चौथा क्या है, भारत वैश्विक मीथेन का पहला भागीदार देश है। भारत जो है वैश्विक मीथेन का क्या है, पहला भागीदार देश है। तो आपका जो चौथा स्टेटमेंट है, चौथा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, आपका चौथा करेक्ट हो जाएगा। पांचवा, WRI इंडिया गैर सरकारी संगठन जो आपका है CI द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी के नेतृत्व में भारत ग्रीन हाउस गैस जो कार्यक्रम है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को मापने और प्रतिबंधित करने के लिए उद्योग आधारित स्वैच्छिक ढांचा है। तो ये जो पांचवा स्टेटमेंट है ये भी आपका पांचवा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। आपको जो गलत था सिर्फ तीसरा गलत है यहाँ से, तो चार स्टेटमेंट आपके क्या होंगे, करेक्ट होंगे, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं चार कौन कौन से करेक्ट थे। तो मैंने कौन सा बताया था गलत, इसमें गलत आपका था तीसरा स्टेटमेंट, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत था। 1 2 4 5 आपके सही थे, 1 2 4 5 ये यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं 92 नंबर। 92 नंबर क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होता है 1972, उसमें देश की जो पारिस्थितिकी पर्यावरण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृष्टि से जंगली जानवरों के पक्षियों को पौधे की सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा है, वन्य संरक्षण जो आपका संशोधन अधिनियम 2022 है उसने विशेष रूप से संरक्षित जानवरों के लिए अनुसूचियों की संख्या 4 से घटाकर 1 कर दी है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका करेक्ट होगा 92 में, ठीक है। 92 में जो पहला स्टेटमेंट है ये एकदम आपका करेक्ट है। जो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका बोल रहा है, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट जो आपका बोल रहा है, इसने विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्रों के लिए अनुसूचियों की संख्या 4 से घटाकर 2 कर दी है, ना कि 4 से घटाकर 1 कर दी, ये गलत हो जाएगा। तो केवल एक यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 93 नंबर, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। तिराली उत्तराखंड का छठा वन्यजीव कॉरिडोर है जिसे संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। दूसरा है, खीरम संरक्षण रिजर्व हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही होगा 93 में, ठीक है। तो 93 का इसमें दोनों स्टेटमेंट आपके क्या गलत हैं, ठीक है। क्या है, जो तिराली महाराष्ट्र राज्य के 7वां वन्यजीव कॉरिडोर है, ठीक है, कहाँ है 7वां, महाराष्ट्र का 7वां है, ये आपका उत्तराखंड में नहीं है। दूसरा है, खीरम संरक्षण जो रिजर्व है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या गलत हो जाएगा। खीरम जो आपका है जम्मू कश्मीर में, ना कि आपका हिमाचल में, दोनों स्टेटमेंट गलत है, डी इसका आंसर हो जाएगा। 94, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में वन क्षेत्र के बाहर वृक्षारोपण के पहल पर्यावरण की जो वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है और संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी है USAID उसके द्वारा शुरू किया गया, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, C40 जलवायु संकट का सामना करने के लिए आवश्यक तत्काल कार्रवाई करने हेतु विश्व के प्रमुख शहरों में लगभग 100 महापौर का एक नेटवर्क यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। तीसरा है, वनीकरण परियोजना झाड़ी युक्त पौधे विशेषकर सेन्ना स्पेक्टिबिलस को खत्म करने के लिए यहाँ पर है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहा है आपका सही होगा, कितने स्टेटमेंट यहाँ पर सही होंगे, ठीक है, 94 में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट बोला है कि जो इतना पहला स्टेटमेंट एक गलत हो जाएगा क्योंकि भारत में वन क्षेत्र के बाहर वृक्षारोपण की पहल पर्यावरण और वन जो आपका जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उसके देख रेख में होगा, ठीक है, इसकी एजेंसी USAID के नहीं होगा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, दूसरा स्टेटमेंट जो आपका बोल रहा है, C40 जलवायु संकट का सामना करने के लिए आवश्यक तत्काल कार्रवाई हेतु विश्व प्रमुख शहरों में लगभग 100 महापौरों का नेटवर्क है, तो ये पहले दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा यहाँ पर स्टेटमेंट बोला है, तीसरा स्टेटमेंट है आपका, वसीकरण परियोजना झाड़ी युक्त पौधे विशेषकर सेना जो आपका स्पेक्टेबिलस खत्म करने के लिए यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपके यहाँ पर एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ आपके सही हैं, राइट। जो सेना आपका स्पेक्टेबिलस है ये दक्षिण और मध्य अमेरिकी के मूल की जो लेग्यूम परिवार है फेबेसी जिसको बोलते हैं उसके पौधे की एक प्रजाति होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, तो यहाँ पर पहला गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। 95 क्वेश्चन है,
हाल ही में चर्चा में रहा फिनलैंडाइजेशन शब्द का तात्पर्य है किससे, ठीक है, किससे तात्पर्य है? तो करेक्ट आंसर आपका 95 का हो जाएगा यहाँ से, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। शीत युद्ध के दशक के दौरान फिनलैंड, रूस और पश्चिम के बीच सख्त तख्तापलट की नीति जो अपनाई गई थी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 96 भारत की मेजबानी G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम के अर्थात विश्व एक परिवार एक भविष्य वसुधैव कुटुंबकम श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर आपका 96 का यहाँ से हो जाएगा बी, महोपनिषद, ठीक है। मूल श्लोक आपका महोपनिषद के अध्याय 6 से लिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम महोपनिषद जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों का एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद द वर्ल्ड इज वन फैमिली है, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 देखते हैं। 97 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत का समुद्री क्षेत्र बेस लाइन से 200 समुद्री मील तक विस्तृत है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत अपने समुद्री क्षेत्र में पाए जाने वाले समुद्री धन, खनिज और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का दावा कर सकता है। तो कौन सा स्टेटमेंट में से सही होगा, ये पूछ रहे हैं 97 में, ठीक है। तो 97 में दोनों स्टेटमेंट जो आपके क्या है, गलत हैं। दोनों बातें आपकी यहाँ पर क्या है, गलत हैं। क्यों? क्योंकि भारत का जो आपका बोला है समुद्री क्षेत्र बेसलाइन 200 समुद्री मील तक विस्तृत है। क्या होगा? भारत का समुद्री क्षेत्र आधार रेखा बेसलाइन से 12 समुद्री मील तक विस्तृत है, ना कि 200। पहला गलत हो जाएगा। दोनों गलत है, मैं से तो बता देता हूँ क्यों गलत है। दूसरा भी, भारत अपने समुद्री क्षेत्र में पाए जाने वाले समुद्री धन के, खनिज और अन्य मूल्यवान वस्तुओं पर दावा कर सकता है, ठीक है। तो क्या है, दूसरा स्टेटमेंट जो आपका है वो भी यहाँ से आपका गलत होगा। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत होगा क्योंकि समुद्री क्षेत्र में पाए जाने वाले समुद्री धन, खनिज, अन्य मूल्यवान वस्तुओं उस पर दावा करने का यहाँ पर कोई ऐसा अधिकार यहाँ पर नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में क्वेश्चन पूछा है। ऑप्टिकल फाइबर दूरसंचार का एक महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्टिकल फाइबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? ऑप्टिकल फाइबर के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही होगा वो यहाँ पर बताना है 98 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 98 में जो ऑप्टिकल फाइबर है उसके बारे में आपका यहाँ पर जो कथन होगा, सी कथन यहाँ पर सही है। यह प्रकाश का उपयोग करके डेटा संचालित करने के लिए कुशल आंतरिक प्रतिबिंब के सिद्धांत पर यहाँ पर कार्य करता है। तो सी स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन, बराक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बराक नदी है उसके बारे में आपको क्या विचार करना है कि क्या यहाँ पर स्टेटमेंट इसका होगा, ठीक है। तो देखते हैं पहला, बराक नदी म्यांमार की चिंडवी नदी की सहायक नदी है जो पूर्व की ओर से प्रवाहित होते हुए भारत के मणिपुर राज्य में प्रवेश करती है। दूसरा है, कुशियारा और सुरमा नदी दो सहायक नदियाँ हैं जो बराक नदी के विभाजित होकर बांग्लादेश में पुनः मिल जाती हैं। तीसरा है, भारत और बांग्लादेश में कुशियारा नदी के जल बंटवारे के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन सा ये कितने स्टेटमेंट यहाँ पर इसमें करेक्ट होंगे, ठीक है। तो 99 का हमारा जो आंसर होगा, जो पहला स्टेटमेंट है, जो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कुशियारा और सुरमा नदी की सारी नदियाँ जो विभाजित होकर बांग्लादेश में पुनः मिल जाती है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। और जो आपका तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट है, तीसरा बात भी करेक्ट है। और जो पहली बात है यहाँ पर, पहला जो बोल रहा है, पहला बोल रहा है ये उसका पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि बराक नदी उत्तर पूर्वी क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। क्या? उत्तर पूर्वी क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी नदी, ये नागालैंड में कोहिमा के दक्षिण में और नागालैंड के मणिपुर की सीमा के पास प्रवाहित होती है। तो इस वजह से क्या पहला गलत हो जाएगा, 2 और 3 आपके सही होंगे। तो 2 स्टेटमेंट यहाँ से आपके करेक्ट होंगे। अगला लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, ब्रह्मा ब्रह्मांड के निर्माता हैं, ज्ञान और शक्ति में परिपूर्ण हैं एवं आत्माओं तथा तत्व में भिन्न है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस भारतीय दार्शनिक की मूल जो मान्यता है उसको दर्शाता है? तो करेक्ट आंसर आपका 100 हो जाएगा। जो 100 नंबर है इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, माधवाचार्य, ठीक है। माधवाचार्य भी न्यूज में थे तो याद रखना है आपको। जो द्वैतवाद का पालन माधवाचार्य ने किया था, ठीक है। माधवाचार्य की जो द्वैतवाद के अनुसार सत्य दैत युक्त है, स्वतंत्र सत्य या ईश्वर या ब्रह्म, ठीक है। और जो आश्रित सत्य है जिसको चित्र और आचित बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसे याद रखना है। माधव की जो शिक्षाएं हैं इस आधार पर शिक्षा जो आधारित शिक्षा है, आत्मा के जो व्यक्तिगत आत्मा है और ब्रह्मा के जो परम सत्य ईश्वर हैं वो, तो ठीक है। जो आप इसके पीछे बुनियादी आंसर होते हैं जो आपको याद रखना है। माधव का मानना है कि विष्णु भगवान है जिन्हें हरि, कृष्णा, वासुदेव आदि के नाम से यहाँ पर भी जाना जाता है। ईश्वर या तो भगवान एकमात्र सत्य है और ब्रह्मांड इसका कारण है, ठीक है। जो आपको ये बात याद रखनी, तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा माधवाचार्य, डी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या है, जो आपका टेस्ट 1 था, ये आपका टेस्ट 1 का पूरा 100 क्वेश्चन पूरा हो गया है। आपके 37 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में थे, उसके बाद के जितने क्वेश्चन 38 से 100 तक क्वेश्चन मैंने पार्ट सेकंड में आपके करा दिया, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट 1 आपका दृष्टि है इसका पूरा हो गया, ठीक है।
अब इसको जल्दी टेस्ट 2 स्टार्ट करेंगे यहाँ से, वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो और आप ऑलरेडी मैंने विजन एस का टेस्ट डाल दिया है, वहाँ पे 50 क्वेश्चन मैंने विजन एस के भी करा दिए हैं, तो वो भी क्वेश्चन आप साथ में करते रहिए। तो जितने भी पेपर आ रहे हैं यूपीएससी, जितने पेपर होंगे आपके सब पेपर यहाँ पे मैं कवर कराता रहूँगा, ठीक है। तो कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।